नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें पदार्थ की बिल्कुल बुनियाद तक ले जाएगा। हम बात करेंगे परमाणु की, यानी एटम की। एक ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो हवा हो, पानी हो या खुद हम, सब कुछ इसी से बना है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की हजारों साल पुरानी कहानी को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, एक परमाणु आखिर दिखता कैसा है? जो तस्वीरें हमने स्कूल की किताबों में देखी हैं, वो कह सकते हैं कि पूरी कहानी नहीं बताती। असल में परमाणु को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ पूरी तरह से बदली है। ये कहानी एक ठोस गेंद के आइडिया से शुरू हुई थी और आज एक ऐसी जगह पहुंच गई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये आज के हमारे सफर का नक्शा है। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक खोज की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे जे थॉमसन से लेकर श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग तक हर नए वैज्ञानिक ने पिछली सोच को चुनौती दी और हमें सच्चाई के और ज्यादा करीब पहुंचाया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले प्राचीन यूनान में। डेमोक्रिटस जैसे विचारकों ने दुनिया के सामने एक आइडिया रखा। उन्होंने सोचा कि अगर आप किसी भी चीज को काटते जाएं और छोटे और छोटे और भी छोटे टुकड़ों में, तो आखिर में आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसे और नहीं काटा जा सकता। उन्होंने इसी कण को नाम दिया एटमॉस, जिसका मतलब था जिसे तोड़ा ना जा सके या अविभाज्य। फिर सदियों तक ये बस एक फलसफा बना रहा। फिर आए जॉन डाल्टन 1803 में, जिन्होंने इस आइडिया को एक वैज्ञानिक सिद्धांत में बदल दिया। उनके हिसाब से परमाणु एक बहुत ही साधारण, ठोस और न टूटने वाला गोला था। उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट के अपने खास परमाणु होते हैं और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये परमाणु सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं, खत्म नहीं होते। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी शुरुआत थी। डाल्टन का ये सिंपल सा मॉडल लगभग 100 सालों तक सही माना गया, लेकिन फिर वैज्ञानिकों को एक ऐसा सुराग मिला जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्हें पता चला कि ये अविभाज्य गोला असल में अविभाज्य नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी छिपा हुआ था। साल था 1897 और वैज्ञानिक जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ट्यूब से कुछ रहस्यमयी किरणें निकल रही हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज था। उन्हें यह एहसास हुआ कि ये किरणें परमाणुओं से भी छोटे कणों से बनी हैं। उन्होंने इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये पहली बार था, सोचिए, पहली बार किसी ने यह साबित किया था कि परमाणु के अंदर भी कुछ होता है। अब एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर परमाणु में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो परमाणु खुद न्यूट्रल कैसे होता है? तो थॉमसन ने 1904 में एक आइडिया दिया जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। उन्होंने कल्पना की कि परमाणु पॉजिटिव चार्ज की एक पुडिंग या किसी मीठे केक जैसा है, जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन प्लम या मेवों की तरह जगह जगह धसे हुए हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन उस समय के लिए यह सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन था। थॉमसन का ये प्लम पुडिंग मॉडल कुछ समय के लिए काफी पॉपुलर रहा, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। एक नया एक्सपेरिमेंट इस आइडिया को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाला था और ये साबित करने वाला था कि परमाणु असल में लगभग पूरा का पूरा खाली है। और यहां एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। 1911 में उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का प्रयोग किया। उन्होंने छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर। यह पन्नी इतनी पतली थी कि बस कुछ हजार परमाणु ही मोटी थी। वो बस ये देखना चाहते थे कि ये पार्टिकल्स पन्नी के आर पार कैसे जाते हैं। अब यहां उम्मीद और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से रदरफोर्ड को लगा कि सारे अल्फा कण उस पुडिंग जैसी पन्नी से मक्खन में से चाकू की तरह सीधे निकल जाएंगे। लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, पर कुछ कण किसी ठोस चीज से टकराकर लगभग 180 डिग्री पर वापस उछल गए। ये कोई आम बात नहीं थी। करीब 12,000 में से सिर्फ एक कण ऐसा था जो सीधा वापस आया। ये भले ही बहुत कम था, लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा था। रदरफोर्ड ने बाद में कहा था, ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाएं और वो वापस आकर आपको ही लग जाए। इस हैरान कर देने वाले नतीजे से रदरफोर्ड ने यह समझा कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन एक बहुत ही छोटी और ठोस जगह पर होना चाहिए। उन्होंने इस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक, और बाकी का परमाणु वो ज्यादातर खाली जगह है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर
ठीक वैसे ही चक्कर काटते हैं जैसे हमारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। रदरफोर्ड का ये छोटा सा सोलर सिस्टम मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उस जमाने की फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ऐसा परमाणु एक पल के लिए भी स्टेबल नहीं रह सकता था। प्रॉब्लम ये थी, फिजिक्स के नियम कहते थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसे लगातार एनर्जी छोड़नी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देगा और 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में ही घूमता हुआ न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती थी, सब कुछ बस ढह जाता। रदरफोर्ड के मॉडल को इस मुश्किल से बचाने के लिए फिजिक्स को कुछ बिल्कुल नए नियमों की जरूरत थी, और यहीं से हम दाखिल होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब दुनिया में। साल 1913 में एक डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोहर एक बहुत ही हिम्मत वाला आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा, क्या हो अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारी दुनिया के यानी क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को मानते ही ना हों। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते, उनकी कुछ खास फिक्स्ड कक्षाएं होती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक सीढ़ी पर सिर्फ पायदानों पर ही खड़े हो सकते हैं, बीच हवा में नहीं। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड कक्षा में है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। एनर्जी तभी निकलेगी या लगेगी जब वो एक कक्षा से दूसरी में कूदेगा। ये एक अजीब आइडिया था, पर इसने परमाणु के ढह जाने वाली समस्या को सुलझा दिया। तो दोनों में बड़ा फर्क क्या था? रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते थे, लेकिन बोहर के मॉडल में नहीं। उनके रास्ते, उनकी कक्षाएं फिक्स थी। ये क्वांटम आइडिया कि एनर्जी और रास्ते फिक्स्ड पैकेट में होते हैं, भौतिकी के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। बोहर का मॉडल हाइड्रोजन जैसे सिंपल परमाणुओं के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा जटिल परमाणुओं को नहीं समझा पाया। और उससे भी बड़ी बात, ये क्वांटम दुनिया के एक और भी ज्यादा अजीब नियम को तोड़ रहा था, जिसे हम कहते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपना मशहूर अनिश्चितता सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि आप एक ही वक्त में किसी भी कण की एकदम सटीक पोजीशन और उसकी एकदम सटीक स्पीड दोनों को साथ कभी नहीं जान सकते। आप एक को जितना सटीक जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा उतना ही अनिश्चित होता जाएगा। जैसा कि हाइजेनबर्ग ने खुद कहा, ये कुदरत की एक बुनियादी सीमा है, और इसका मतलब ये था कि बोर की वो साफ सुथरी तय कक्षाएं जहां हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड दोनों पता थीं, वो असल में हो ही नहीं सकती थीं। परमाणु की तस्वीर एक बार फिर बदलने वाली थी। और ये सब हमें लेकर आता है हमारे आज के यानी मॉडर्न क्वांटम मॉडल पर, जिसे श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया। इस मॉडल में हम इलेक्ट्रॉनों को घूमती हुई छोटी गेंदों की तरह नहीं देखते। इसके बजाय हम उन्हें संभावनाओं के एक धुंधले बादल यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह देखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसके कहाँ होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो एक ठोस गेंद से लेकर एक छोटे से सोलर सिस्टम तक और फिर संभावनाओं के एक अजीब से बादल तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। ये यात्रा हमें दिखाती है कि विज्ञान कैसे काम करता है। हर नई खोज हमें सच्चाई के थोड़ा और करीब ले जाती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बड़ी खोज हमारी इस दुनिया, इस हकीकत की समझ को किस तरह बदल कर रख देगी।